नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बिहार चुनाव में बात बढ़ते बढ़ते अब इस मुहाने पर खड़ी हो गई है कि तीसरे चरण के मतदान के बारे में बातें शुरू हो गई हैं। और खासतौर पर तीसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस फेज में ज्यादातर सीटें जो हैं वो सीमांचल का इलाका उस तरफ की हैं। और जाहिर है सीमांचल का जो वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा अलग है पिछली बार की अपेक्षा। इस बार हम देखें तो बातें ये हैं कि ज़्यादा संगठित तरीके से ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। आप जानते हैं मुस्लिमों की आबादी वहाँ ज़्यादा है, तो ऐसे में इस बार क्या कोई गुणागणित बदलने वाला है 2015 के चुनाव से, या सुकेश आपको लगता है कि पैटर्न वही रहेगा, भले ही हम ओवैसी साहब की सभाओं में भीड़ बहुत देख रहे हैं? देखिए, ओवैसी को लेकर मैं शुरू से कहता रहा हूँ, एक अट्रैक्शन है, एक ऐसा नेता जो मुस्लिम हितों की बात करता है, एक ऐसा नेता जो उनके लिए एक नया विज़न दिखाता है, एक ऐसा नेता जो उस इलाके की विकास की बेहतरी की बात करता है। और इस इलाके में चूंकि वो बहुत दिन से काम कर रहे हैं और इसी इलाके में ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस बार उन्होंने एक पैन इंडिया स्वरूप अपने आप को देने की कोशिश की है। वो किसी के बैसाखी के आधार पे है। उन्होंने देवेंद्र यादव को मिथिलांचल में पकड़ लिया कि कुछ यादव वोट साथ में आ जाए। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन कर लिया, उपेंद्र कुशवाहा और बसपा भी एक साथ गठबंधन में आ गए। तो ऐसे में एक अलग अलग इलाके की पार्टी, अलग अलग कौम को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियां जो हैं, उन्होंने लेकर एक बड़ा अम्ब्रेला बनाने की कोशिश की है। लेकिन जो उनका कोर स्ट्रेंथ है वो सीमांचल है। मैं बार बार कहता हूं, आपने एक बार बोला भी था कि पटना में उनका कोई दफ्तर नहीं है, पटना में वो देखे नहीं जाते। वो पटना में देखे नहीं जाते, वो सीमांचल में देखे जाते हैं। उनके कार्यकर्ता सीमांचल में एक्टिव है, उनके नेता जो उन्होंने ग्रूम किए हैं वो भी सीमांचल में ही हैं। पिछली बार भी चुनाव वो ठीक लड़े थे, एक उपचुनाव जीतकर विधानसभा में उन्होंने अपनी एंट्री भी कर ली है। वो जीरो नहीं है, वो एक उनकी संख्या है। तो लोकसभा का चुनाव चले आइए, किशनगंज की सीट कांग्रेस इसलिए जीती, नहीं तो उस इलाके में भी स्वीप था और जेडीयू 16 नहीं 17 में 17 जीतती। लेकिन वो वोट बहुत संख्या में ओवैसी ने काटे और एक सीट कांग्रेस के नसीब में आ गई। तो वैसी एक फैक्टर है जो जिन्होंने अपनी प्रेजेंस वहां फील करा दी है। लेकिन ये चुनाव पिछले चुनाव से थोड़ा अलग है। पिछला चुनाव जो था वो आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन का था, वो अनबीटेबल एक प्रोपोजिशन बनता है। और ऐसे में मुस्लिम्स जो खासतौर पे टैक्टिकल वोटिंग के लिए जाने जाते हैं और बीजेपी से उनका प्रेम नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, ऐसी मान्यता है। और वोटिंग परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी के लिए वोट नहीं डालते, वो कम डालते हैं। ऐसे में क्या वो एक ट्राइड टेस्टेड जो चैलेंजर के तौर पे दिख रहा है तेजस्वी, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, उन्होंने एक नया पुट भी डाल दिया इस बार नौकरी का। तो मुस्लिम यूथ भी बहुत बेरोजगार है, बहुत लोगों को नौकरियां चाहिए। क्या उस आधार पे वो ट्रैक्शन तेजस्वी के लिए होता है, या जो उन्होंने वहां काम किया है पिछले कुछ सालों में, इसमें वो कुछ वोट ले जाते हैं? अगर वो कुछ वोट ले जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा डेंट आरजेडी को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम खासतौर पे जो अभी चुनाव हो रहा है उसमें नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का गठबंधन बीजेपी से है और बीजेपी है, नियो बीजेपी है, और ये नियो नीतीश भी है। नीतीश जी का वो जो उनकी एक रूथलेस छवि थी कि बीजेपी की नहीं चलेगी, यहाँ नीतीश कुमार की चलेगी, अब वो इक्वल पार्टनर है। इस बार उनको नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ रही है, वो नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। तो नियो बीजेपी नियो नीतीश एक साथ हैं। तो ऐसे में जो नुकसान होगा, मुझे लगता है, या वो नुकसान पहुंचाएंगे, वो तेजस्वी का पहुंचाएंगे। अब ये सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोटर जो 24 सीटें वहां हैं, आपने कहा 20 पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो 24 सीटें हैं वहां, क्या मुस्लिम वोटर कंफ्यूज होता है? क्या मुस्लिम वोटर अपनी नियो लॉयल्टी जो है ओवैसी की तरफ, उस तरफ जाता है? क्या उसको एक शतरफ के तौर पे वहां लेकर आना चाहता है? क्या इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब देखिए, ये सवाल पहले भी था जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे, या आज भी बना हुआ है, लेकिन इसके उत्तर मिल गए हैं। और जो उत्तर मिले हैं उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन मीम और भीम, ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हिंदी काउ बेल्ट में, खासतौर पर
हिंदी पट्टी में बनाने की कोशिश की है असदुद्दीन ओवैसी ने, और जब उन्हें बिहार आना होता है तो बागडोगरा उतरते हैं और बंगाल से होकर बिहार आते हैं, वो पटना नहीं आते हैं। जाहिर है कि वो क्षेत्र विशेष में कंसंट्रेट करते हैं, और इस बार बीएसपी को जोड़ करके और कुशवाहा को जोड़ करके ये कॉम्बिनेशन क्या, जैसा कि सुकेश कह रहे हैं, असर करेगा आरजेडी के ऊपर। लेकिन हमारे कई मित्र हैं जो कि ज़मीन पर इस वक्त काम कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और उनका ये कहना है सुकेश कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में उनको कुछ मुसलमानों का भी वर्ग है जो देखता है और कहता है कि देखिए आजम खान हुए उत्तर प्रदेश में, कितना बड़ा उनके ऊपर एक्शन हो जाता है, वो बड़े नेता हैं बावजूद उसके। आप छोटे अदने सामान्य नागरिक किसी मुसलमान की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो तुरंत फंस जाता है। लेकिन हर सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को सीधे सवाल उसके ऊपर करने वाले वो कैसे बचे रहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया है? तो ऐसे ऐसे सवाल जो हैं वो जमीन पर क्वेश्चन के रूप में हमारे संवाददाताओं के सामने भी आए, जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वोटर जो है वो भले ही भीड़ लगाता है, अट्रैक्टिवनेस है उसके, लेकिन लग यही रहा है कि वो डिवाइड नहीं होगा। वो अगर आरजेडी का वोटर है तो ऐसा नहीं है कि भ्रमित हो जाएगा। तो लगता है आपको कि ये प्रयास ओवैसी का जो है इस बार भी शायद उतना फलीभूत नहीं होगा? देखिए, ओवैसी पे ये आरोप जो है वो नया नहीं है संजीव। ओवैसी जब से उन्होंने अपने आप को हैदराबाद से बाहर निकाला, उन पे ये आरोप लगते रहे, लेकिन वो रिलेंटलेसली इस बात में अपने आधार का विस्तार करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने विस्तार किया, वो अकेले सांसद जीत कर आते थे, वो महाराष्ट्र से भी औरंगाबाद से जीत कर आ गए। महाराष्ट्र के अलग अलग पॉकेट्स में स्थानीय निकाय के चुनाव भी उन्होंने लड़े, वहां भी आरोप तब भी यही था। पिछली बार भी जहां जहां वो चुनाव लड़े तो उन पे सबसे ज्यादा तोहमत इसी बात की लगी कि ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन कंसिस्टेंसी कई बार वो पे करता है आपको, कई बार आप उस मिथ को तोड़ने में कामयाब होते हो। बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़े थे, कांग्रेस और एनसीपी उनका मुकाबला कर रही थी। आज कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, वो ये सवाल उठाते हैं, तो वो अपने समर्थकों को ये यकीन दिलाने में ज्यादा समय बिताते हैं, कन्विंस करने में ज्यादा समय बिताते हैं कि हमारी कौन सी हॉबनॉबिंग है, हमारी कौन सी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। ये आपके किसी नेता को, आपके एक वर्ग को, जिसको मोटे तौर पे कांग्रेस ने अपनी बपौती बना के रखा, वो सच्चर कमीशन की बात करते हैं कि इतने साल के बाद सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें क्या कहा गया? आप बंगाल चले जाइए, वहां मुस्लिमों की स्थिति कैसी है, उसके लिए कौन? ओवैसी जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में मुसलमानों की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, ओवैसी जिम्मेदार है। देखिए, ये चीजें भी जब आप रास्ता कायम करते हो, संवाद कायम करते हो और रिलेंटलेस होकर काम करते हो, तो कई बार वो पे करता है। तो मुझे लगता है कि वोटों के मसले पे पिछली बार भी उनको वोट ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। इस बार भी हो सकता है कि वोट जिताऊ ना मिले उन्हें, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इतने दिनों में अपना ट्रैक्शन उन्होंने एक बनाया है और एक कौम के बीच बनाया है, तो वो अगर थोड़ा भी नुकसान करेंगे तो वो आरजेडी का नुकसान ही करेंगे जी, ऐसा लगता है। और ये जो बात है कि भाई वो बीजेपी का बी टीम है, तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर तो पिछली दफा ओवैसी लड़े नहीं थे, एक ही सीट पर वो लड़े थे, तो बाकी के 39 सीटों पर क्यों हार हो गई? ये सवाल जो ओवैसी के ऊपर फेंका जाता है, वो सवाल इस बार भी फेंका जा रहा है। पर यह प्रश्न है, और ओवैसी के समर्थक इस बात को बार बार कहते हैं कि आप हम पर ये तहमत तो लगाते हैं लेकिन इसमें दम नहीं है। पर सवाल सुकेश सिर्फ इतना नहीं है कि वो कितनी वोटों को काटते हैं, सवाल ये भी यहां है कि उनके होने से क्या कोई काउंटर पोलराइजेशन होता है? उनके होने से क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने मतों को ध्रुवीकरण कर अपने को कंसोलिडेट करने में मदद मिलती है? देखिए, ये दुधारी तलवार की तरह है। आरजेडी को नुकसान हो सकता है, वो भी सच है। वहीं दूसरी तरफ
वो जो फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करती है, क्या आप उसको भी होता देख रहे हैं बिहार में? इसी तरीके से देखिए ना कि आरजेडी को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? उसके सीधे बेनिफिशियरी ओवैसी तो नहीं है, उसकी सीधी बेनिफिशियरी एनडीए है, क्योंकि पोलराइजेशन का खतरा होता है, क्योंकि पोलराइज कर जाएगा वोटर, ऐसा होता है, क्योंकि लामबंद होकर अगर मुसलमान दिखेंगे एक तरफ तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ओवैसी एक पोलराइजिंग फिगर हैं, वो पोलराइज करते हैं और वो पोलराइजेशन फायदा करता है, गोज इन फेवर ऑफ द बीजेपी। यही आरोप उन पे लगता रहा है और इसी वजह से उनको ग्रो करने में, अगर कहें आप कि अगर वो जो सिंगल मैन आर्मी अकेले वही चलते हैं, उनका सुदूर हैदराबाद से आने वाले व्यक्ति बिहार में है तो इतनी जल्दी ग्रो करना भी मुश्किल है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनकी प्रेजेंस और लगातार प्रेजेंस इस बात को रेखांकित कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि वो अभी अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं और वो विपक्ष की स्पेस ढूंढ रहे हैं। वो दरअसल अगर तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट गठबंधन वो निराश करता है अपने समर्थकों को, तो वो अपनी स्पेस उस समय ढूंढेंगे कि इतने दिनों तक आपने इनको मौका दिया, अब कम से कम इलाके में ही सभी हमें मौका दीजिए और हम आपको एक ऐसी सरकार का हिस्सा बनकर दिखाएंगे जो आपके लिए डिलीवर करेगी। हम आपकी बात करेंगे और सिर्फ आपकी बात करेंगे। मैं पैन बिहार जो आपने कहा, मैं पैन बिहार बहुत ज़्यादा ओवैसी के प्रेजेंस को लेकर एक्साइटेड नहीं हूं कि ओवैसी का जुड़ जाना उपेंद्र कुशवाहा से या फिर बीएसपी का साथ ले लेना तो वो दलित भी हो गया, मुस्लिम भी हो गया, ईबीसी का एक चंक हो गया, तब तो वो एक कागज पे एक बेहतरीन अपने लिए कार्व आउट करके स्पेस क्रिएट करते हैं। लेकिन ये कागज पे दिखता है, जब आप जमीन पे होंगे, धरातल पे होंगे, तो दो कंटेस्ट करती हुई जो फॉर्मेशन दिखती है वो एनडीए है और यूपीए है। उसमें पैन बिहार तो कहीं फिगर नहीं करते हैं। मैं खास तौर पे सीमांचल की बात करता हूं, जहां इनका ज्यादा प्रेजेंस है, जहां इनकी ज्यादा मजबूती है, जहां ये ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उन 20 सीटों को क्या ये 78 में से 20 सीटें जो है, क्या ये अपने इन्फ्लुएंस से प्रभावित करके कुछ चुनाव का जो गणित है वो बिगाड़ेंगे क्या? लेकिन वो लड़ेंगे इस बार मजबूती से, ये उस क्षेत्र के लोग बताते हैं। और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए किशनगंज की सीट है, जहां पर डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो मुसलमान के ही वोट्स हैं, जहां मान लीजिए ठाकुरगंज है या फिर कोचा दमन है, इन सीटों पर शायद वो जीत दर्ज करे इस बार, ये भी कहा जा रहा है। पर लार्जली मुस्लिम वोट बैंक इस बार विचलित नहीं होगा, वो साथ रहेगा आरजेडी के, ये एक तस्वीर बनकर सामने आई है। पर आप देखें कि किशनगंज के बगल में पश्चिम बंगाल है, जहां पर अब से 3-4 महीने बाद फिर से चुनावी गतिविधियां और बहुत तेज हो जाएंगी और जाहिर है ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि वहीं पर ओवैसी भी लड़ेंगे। आप उस क्षेत्र को देखिए और समझिए कि फिर वहां से जाना जहां भारतीय जनता पार्टी फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। और हर बार जो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है उसके साथ साथ ओवैसी साहब की भी यात्रा चलती है, तो ऐसे में लोग अगर उन पर तोहमत लगाते हैं तो ये कंफ्यूजिंग तो है ना? नहीं, इस झंझावात से आप बाहर निकलते हो तो क्लीन होकर बाहर निकलते हो। देखिए, उन पे ये आरोप लगेंगे क्योंकि मुस्लिम वोटर अगर आप स्टेट दर स्टेट देखें तो वो AIMIM का वोटर नहीं था पैन इंडिया। वो कहीं एक ज़माने में जो कांग्रेस का ये बड़ा चंक हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में उसको इट वॉज टेकन ओवर बाय मुलायम सिंह, मायावती। कांग्रेस के पास बहुत कम बचा। बिहार में चले आइए, इट वॉज टेकन ओवर बाय लालू यादव। वो कांग्रेस के पास नहीं बचा। जो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सेदारी की कोशिश की वो नीतीश कुमार ने कर ली। तो अलग अलग स्टेट में अगर आप देखेंगे तो वो मुस्लिमों का जो एक बड़ा वर्ग है वो किसी खास पार्टी के साथ जुड़ गया। वो ओवैसी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और है कि आप कहेंगे कि जहां जहां बीजेपी मार्च कर रही है, इन टैंडम मार्च कर रहे हैं ओवैसी कवर फायर देते हुए। उनको ये आरोप लगेगा उन पे। अब दिक्कत यह है कि या तो आई माइट साउंड डेविल्स एडवोकेट
कि मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन किसी को भी इस लोकतांत्रिक मुल्क में अपना संगठन फैलाने का अपना एक अधिकार है। मतलब कोई ये बात नहीं कहता जब मायावती के खिलाफ चंद्रशेखर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो दलित वोट बैंक का सवाल होता है। कोई ये नहीं कहता जब उपेंद्र कुशवाहा की वोट के लिए खड़े हो जाते हैं कि आप तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं नीतीश कुमार के वोट को। इन पे ये आरोप लगता है। ये कहां तक बचेंगे इस आरोप से, क्योंकि जिस तरीके से मार्च किया है बीजेपी ने, तो अधिकतर राज्यों में अगर शासन बीजेपी का है तो उनको लड़ाई तो बीजेपी के राज्यों में भी लड़नी पड़ेगी, या बीजेपी जहां मजबूती से लड़ रही है वहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहां भी वही है कि वो स्टॉन्च वोटर है बंगाल में मुस्लिम ममता बनर्जी की। अगर वो वोट काटेंगे तो अब सीधे बेनिफिशियरी के तौर पे बीजेपी देखी जाएगी। यह आरोप वो अगर उनका अगला फोरे जो है वो बंगाल होता है तब उन पे यह आरोप लगेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आंध्र प्रदेश से निकलकर वो इन आरोपों के साथ ही आगे बढ़े हैं। संसद में कई बार उन्होंने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कई बार हिसाब किताब लिया है उन शासनों का जिन्होंने अलग अलग प्रदेशों में शासन किया है और वहाँ मुस्लिमों की स्थिति क्या है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाओं में हो, नौकरियों में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका हाल क्या है, सरकारी नौकरियों में उनका हाल क्या है, प्राइवेट नौकरियों में उनका हाल क्या है, ब्यूरोक्रेसी में उनका हाल क्या है। इन चीज़ों की आवाज़ बनकर वो मतलब संसद में गूंजते रहे हैं। यह खतरा हमेशा होगा जब आप एक नया फ्रंट खड़ा करते हो, जब आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो और उसको पैन इंडिया बढ़ाने की कोशिश करते हो। यह आरोप जाहिर तौर पे उनको लगेगा, इस बार भी लग रहा है, पिछली बार भी उन पे लगा था, पिछली बार भी उनको सफलता नहीं मिली थी, कुछ वोट्स मिले थे, हो सकता है इस बार कुछ ज़्यादा वोट मिले, सफलता ना मिले। लेकिन नोइंग हिम, व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ ओवैसी को, वो इसके बाद भी छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने बिहार को टारगेट किया हुआ है कि बिहार में हमारे ग्रोथ का जो चैप्टर है वो लिखा जाना शुरू हो चुका है। तो आप उसको देखते कैसे हैं? क्या वो दीवानापन जो है लड़कों का वो स्ट्रैटेजिक वोटिंग में तब्दील हो जाता है? उनके प्रति आकर्षण तो है, लेकिन उनको वोट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टैक्टिकल वोटर होते हैं मुस्लिम्स, तो वो हिसाब से वोट करते हैं। और क्या ये वोटों का जो इजाफा है वो तय करेगा कि आरजेडी के लिए एक न एक दिन वो बहुत बड़े खतरे बन जाएंगे बिहार में? शुरू से यही कहता रहा हूं संजीव कि वो किसी भी ऐसे दल के लिए खतरा हो सकते हैं जहां विपक्ष की भूमिका में उनकी जो ताकत है वो उस कदर मजबूत न दिखे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन को सीधा हेड ऑन लेता हो। अगर विपक्ष कमजोर दिखेगा तो वो विपक्ष की स्पेस में से अपना स्पेस कार्व आउट करके निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूती से स्थापित कर चुकी है और उनकी नीतियों को चैलेंज करना जिस खुले अंदाज में ओवैसी के बस की बात है, कोई दूसरा नेता उस तरह से करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, कम से कम मुस्लिम समाज में। आज तक यही हमेशा देखा गया है कि मुस्लिम समाज का नेता भी गैर मुस्लिम समाज से ही आता है। तो ऐसे में एक नई इबारत ओवैसी लिखना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो सफल होंगे लिखने में, इस बात का अंदाजा जरा कम है, क्योंकि इस बार बिहार का मुस्लिम मतदाता आरजेडी पे अपना फेथ जताएगा, यही रिपोर्ट है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कि हजारों किलोमीटर दूर से आकर के ओवैसी बिहार में चर्चा का केंद्र तो बने हुए हैं ही। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अपना सहयोग समर्थन हमारे साथ इसी तरह बनाए रखिए। नमस्कार।